अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है सबको? आवाज सबको आ रही है? ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने टेटनस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। लेक्चर अपलोड हो रहा है तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने टेटनस के बारे में पढ़ा था। टेटनस जो है वो किन ऑर्गेनिज्म से, किस कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म से या कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो है वो टेटनस कॉज होता है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था टेटनस को हम किस तरह, टेटनस के साइन सिम्टम्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर आपके पास टेटनस का पेशेंट आया तो पेशेंट के ऊपर टेटनस का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा हमने उसके साइन सिम्टम्स, उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, और इसके अलावा बाकी जो हमारा प्रिवेंशन वगैरह है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। लास्ट टाइम कुछ बच्चों का इशू आ रहा था, आवाज नहीं आ रही थी या इस तरह कोई इशू था, उसकी वजह से कुछ स्लाइड्स जो है वो मिस हो गए थे। मिस तो नहीं हो गए थे, लेकिन कुछ बच्चों को जो आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आज हम दोबारा से वो पढ़ेंगे रिवीजन। नहीं, अभी ना ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन का कुछ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार क्योंकि ये हमने हाफ पढ़ा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके फिर उसके बाद जो है वो बाकी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ओके, कहाँ तक हमने पढ़ा था? ठीक है, टॉक्सिन, लॉकजा, सिम्टम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेटनस हम दोबारा यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स की समझ आ गई थी आप लोगों को? मिड्स का सिलेबस मैं बता देता हूँ, बाद में बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट में बता देता हूँ। ठीक है, चले यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चों को इशू आ रहा था, आवाज नहीं आ रही थी ना। ठीक है, तो आपके पास जब भी पेशेंट आता है लॉक जॉ के साथ, ठीक है, या आपके पास जब भी पेशेंट आता है टेटनस के साथ, टेटनस का पेशेंट आपके पास आए, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम टेटनस के कौन से है। ठीक है, और मोस्ट सीरियस सिम्टम भी है। ठीक है, तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम टेटनस अंडरगोस कन्वल्सिव मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जॉ called lock jaw. Trismus, a characteristic grimace known as rhesus sardinocus. जब भी आपके पास पेशेंट आता है टेटनस का, ठीक है, तो उसकी कन्वल्सिव मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके जॉ के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हम लॉक जॉ बोलते हैं, उसका जॉ बिल्कुल लॉक हुआ होता है। और लॉक जॉ के वजह, क्रिसमस के वजह से जो ग्राइमिस बनता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन बनता है, ग्राइमिस का मतलब है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, उस लॉक जॉ की वजह से जो ग्राइमिस या जो फेशियल एक्सप्रेशन बनता है उसका, उसको हम रिसस सार्डिनोकस बोलते हैं, सार्डोनिकस। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट सिम्टम की तरफ हम आते हैं, तो नेक्स्ट सिम्टम को हम ओपिस्टोटोनस कहते हैं। और ओपिस्टोटोनस का मतलब क्या है? ओपिस्टोटोनस का मतलब ये है कि बैक के मसल्स जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और बैक के मसल सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स है। जब बैक के और एक्सट्रीमिटीज के मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो ये इतनी वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है कि इसके वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो आपका पेशेंट है, जो टेटनस का आपका पेशेंट है, उसे पता होता है अपनी इलनेस के बारे में, वो कॉन्शियस रहता है अपनी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, अपनी इलनेस के बारे में वो बिल्कुल कॉन्शियस रहता है। उसे पता होता है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी बॉडी के अंदर, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्शन को वो स्टॉप नहीं कर सकता। इन कॉन्ट्रैक्शन को वो स्टॉप नहीं कर सकता।
ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? इसके अलावा टेटनिक सीजर आ सकती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पेनफुल, जो बहुत ज्यादा पावरफुल, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, पावरफुल बर्स्ट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। इसके अलावा अगर स्पेज़म जो है वो हमारे लैरिंग्स को या चेस्ट वॉल को घेर लेता है तो हमें एस्फिक्सिएशन हो सकता है। देखिए, एस्फिक्सिएशन का मतलब ये है कि इंसान या जो आपका पेशेंट है वो एस्फिक्सिया के लेवल पे चला जाता है। एस्फिक्सिया का मतलब ये है कि लो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इंसान का जो है वो सांस सही तरह नहीं आता और सफोकेशन होती है, ठीक है। उस सफोकेशन के हालत को क्या कहते हैं? एस्फिक्सिएशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉक जॉ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। एब्डोमिनल और बैक मसल की स्टिफनेस हो जाती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। फेशियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, आपका पल्स जो है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फीवर और स्वेटिंग हो सकती है। फिर आते हैं हम टेटनस के टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो टेटनस को मेनली हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कि एक कॉमन टाइप्स है और एक दो जो है वो अनकॉमन टाइप्स है, ठीक है। अब जो अनकॉमन टाइप्स है उनमें दो तरह के सब टाइप्स है, उसमें दो सब टाइप्स है, एक है लोकल टेटनस और एक है सिफेलिक टेटनस, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम कॉमन टाइप्स को देखें तो कॉमन टाइप्स में एक जनरलाइज्ड टेटनस है और एक न्यूनेटल टेटनस है, ठीक है। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से लेके 21 डेज तक का होता है। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से लेके 21 डेज की पीरियड का होता है, ठीक है। और ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। और एवरेज जो है वो 8 डेज का है, ठीक है। रोनिका कह रही है कि लास्ट स्लाइड रिपीट कर दे, ठीक है। लास्ट स्लाइड में अगर आपके पास पेशेंट आता है टेटनस के साथ तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो टेटनिक सीजर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा वो नीचे आ जाए, ठीक है, और स्पेज़म की वजह से जो उसका लेरिंग या लेरिंजियल स्पेज़म हो जाए या चेस्ट वॉल जो है वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो पेशेंट जो है वो एस्फिक्सिएशन में जाता है, ठीक है। एस्फिक्सिया किस चीज को कहते हैं? एस्फिक्सिया कहते हैं जब हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, सांस सही तरह नहीं आता, सफोकेशन हो जाती है, ठीक है। वो क्या है? वो एस्फिक्सिएशन। इसके अलावा लॉक जा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बैक और एब्डोमिनल मसल्स जो है वो स्टिफ हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फेशियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, पल्स जो है वो फास्ट हो जाता है, फीवर और स्वेटिंग होती है, ठीक है। अब समझ आ गई। नेक्स्ट हम जाते हैं अब अनकॉमन टाइप्स की तरफ। जो टेटनस की अनकॉमन टाइप्स है ना, उसमें दो सब टाइप्स है, एक है लोकल टेटनस और एक है सिफेलिक टेटनस। लोकल टेटनस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लोकल टेटनस का मतलब ये है कि सेम एनाटॉमिकल एरिया जहां पे इंजरी हुई है वहां पे टेटनस हुआ। फॉर एग्जांपल हैंड पे जो है वो इंजरी हुई थी और हैंड की ऊपर या हैंड के जो न्यूरॉन्स है उसमें डिस्टरबेंस शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पे इंजरी हुई थी और यहाँ पे टेटनस हो गया, उसको हम कहते हैं लोकल टेटनस, ठीक है। जो कि कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये फैटल हो जाता है, ठीक है, और ये प्रोग्रेस करके जनरलाइज टेटनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो लोकल टेटनस होता है ये जनरलाइज टेटनस से माइल्ड होता है, कुछ ही हफ्तों बाद जो है ये ठीक हो जाता है, कभी कभार जो है ये फैटल होके जनरलाइज टेटनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सिफेलिक टेटनस की बात करें तो सिफेलिक टेटनस जो है वो मोस्टली ईयर इन्फेक्शन या जब हेड इंजरी होती है उसके बाद ये सिफेलिक टेटनस हो जाते हैं। और सिफेलिक टेटनस के अंदर
नेक्स्ट अगर हम मोस्ट कॉमन टाइप्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप्स के अंदर जो है वो एक जनरलाइज्ड टेटनस है, एक न्यूनेटल टेटनस है। जनरलाइज्ड टेटनस जो है वो डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है, डिसेंडिंग पैटर्न को फॉलो करके नीचे की तरफ आता है। जैसे कि सबसे पहले लॉकजा हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो स्वेल्विंग डिफिकल्टी आती है, ठीक है, नेक के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, फिर एब्डोमिनल मसल, फिर बैक के मसल्स, ठीक है, आराम आराम से नीचे की तरफ जाता है। 3 से 4 हफ्ते कंटिन्यूसली ये स्पेजम रहता है, ठीक है, और रिकवरी में कम से कम महीना, 1-2 महीने या महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। अगर रिस्पिरेशन इंटरफेयर होता है इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है, या इस स्पेज़म के दौरान अगर रिस्पिरेटरी मसल जो है वो इफेक्ट हो जाते, अगर इफेक्ट होते हैं तो डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूनेटल टेटनस की तरफ आते हैं। तो न्यूनेटल टेटनस जो है ये जनरलाइज्ड टेटनस का एक फॉर्म है, ठीक है, जो मोस्टली न्यूबॉर्न इन्फेंट में होता है, ठीक है, ये मोस्टली न्यूबॉर्न इन्फेंट में होता है, उन इन्फेंट्स में जो विदाउट पैसिव इम्यूनिटी पैदा होती है, ठीक है, जो विदाउट पैसिव इम्यूनिटी, जिनकी बर्थ होती है, जिनकी डिलीवरी होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि मदर जो है वो इम्यून नहीं है, ठीक है, तो बेबी जो है वो विदाउट पैसिव इम्यूनिटी डिलीवर हो जाता है और उसमें इसकी चांसेस ज्यादा होती है। या इसके अलावा जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टम्प कर लेते हैं ना, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, अगर हमने अनस्टर्ल इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसको काटने के लिए, तो वहां से जो वो टेटनस कॉज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम डायग्नोस करते हैं तो वो पेशेंट के ऊपर या उसके फिजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं, मोस्टली जो है वो हम वहां से कल्चर लेते हैं, वुंड स्वेब लेते हैं, कल्चर स्वेब लेते हैं, ठीक है, लेकिन कल्चर स्वेब जो है वो 2/3 टाइम जो है वो कल्चर स्वेब हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अगर कल्चर स्वेब जो है वो नेगेटिव आए और आपको लग रहा है कि पेशेंट को टेटनस है, तो आपने एडिशनल टेस्ट करवानी है। एडिशनल टेस्ट में जो है वो हम टेटनस एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, हम टेटनस एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी है जो मेनिंजाइटिस, रेबीज और सिमिलर सिम्टम्स वाली डिजीजेस के लिए यूज होते हैं, उसको हम यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने डायग्नोस कर लिया, ठीक है, पेशेंट को डायग्नोस कर लिया, आपको पता चल गया कि ये टेटनस का पेशेंट है, आपने इसे अब ट्रीट कैसे करना है। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स देने हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने टेटनस एंटीटॉक्सिन देनी है टेटनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि अभी तक जो है वो वहां पे कल्चर के अंदर जो है हम क्या करते हैं, मोस्टली कभी कभार ये होता है कि कॉलोनीज कम होती है वहां पे, इसलिए जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, हो सकता है कभी कभार, क्योंकि एक इन्फेक्टिव शो करने के लिए कॉलोनीज जो है वो कॉलोनीज में ऑर्गेनिज्म का मिकदार, एफिशिएंट मिकदार होना जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। तो कभी कभार होता क्या है कि आप जो है आप कहाँ से स्वेब ले लेते हो, आप वहां से स्वेब लेते हो जहाँ पे जो है वो इंजरी हुई है, ठीक है, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे ट्रेवल करके सीएनएस तक पहुंच चुके होते हैं, वो आगे ट्रेवल करके सीएनएस तक पहुंच गए और आप अभी उसे यहाँ पे ढूंढ रहे हो, तो अक्सर कभी कभार इस वजह से जो है वो कल्चर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अगर कल्चर नेगेटिव आ गया तो आपने बाकी टेस्ट करवानी है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि टेटनस है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिनिकली इसको ट्रीट कैसे करना है, आपने एंटीटॉक्सिन देनी है, ठीक है, टेटनस को टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का जो रोल है वो अनसर्टन है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है कि ये एंटीबायोटिक जो उसके खिलाफ काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम मोस्टली जो एंटीबायोटिक देते हैं वो या तो मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्लाइजिल बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइजिल के अंदर क्या है, मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है। तो या तो हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है, और या पेनिसिलिन जी जो है वो देते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है, उसको रिस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, ठीक है, उसका एयरवे जो है वो मेंटेन करना है। अब एयरवे मेंटेन करने का मकसद, और फिर सबसे पहली बात तो है कि एयरवे मेंटेन करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट जो है उसको यहाँ पे नेक के ऊपर स्पेज़म है। अब ये मसल जो है वो स्पेज़म के दौरान आपने क्या करना है, मेंटेन करनी, एडिकेट में एयरवे मेंटेन करने का मतलब ये कि आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने देखना है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेज़म हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोक्सिक या एस्फेक्सिक हो सकता है, तो आपने ईटीटी या जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो या एयरवे वगैरह जो है वो पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये सर्टन करना है, सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि पेशेंट का एयरवे जो है वो एडिक्वेट है, ठीक है, पेशेंट का एयरवे जो है वो मेंटेन है। एयरवे मेंटेन करने के बाद आपने उसे रिस्पिरेटरी सपोर्ट देना है। अगर आपने एयरवे मेंटेन किया, उसके बाद आपने देखना है कि वो सिंपल ऑक्सीजन पे जो है वो सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, वो वेंट पे कर रहा है, ठीक है, या वो रूम एयर वगैरह पे कर रहा है, आपने फिर उसके बाद ये देखना है, ठीक है, और वो उसका रिस्पिरेटरी सपोर्ट जो है वो देना है। इसके अलावा हम बेंजडाइज़ेपिन या डायज़ेपाम वगैरह, वेलियम वगैरह जो है ये दे सकते हैं, ठीक है, स्पेज़म को रोकने के लिए, ठीक है, तो हम ये भी दे सकते हैं। पेशेंट आया, ठीक है, उसका वूंड था, वूंड जो है वो आपने समझ नहीं, लास्ट स्लाइड की या इस स्लाइड की समझ नहीं आई, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वूंड डिब्राइटमेंट करनी है, ठीक है, वूंड को साफ करना है, उसके बाद आपने एडिकेट एयर पे मेंटेन करना है। आवाज कट रही है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अब भी कट रही है? अब आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, लास्ट स्लाइड में रिपीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन से टॉक्सिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो रोल है वो यहाँ पे अनसर्टन है, ठीक है। तो अगर आपने फिर भी एंटीबायोटिक्स देनी है तो आपने मेट्रोनिडाजोल या पेनिसिलिन देना है, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल जो है वो फ्लाइजल है, ठीक है। फ्लाइजल जो हम मेनली जो जब गेस्ट्रो वगैरह या डायरिया वगैरह होता है, मोस्टली हम मेट्रोनिडाजोल लेते हैं, ठीक है। तो आपने मेट्रोनिडाजोल देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने एडिकेट एयरवे जो वो मेंटेन करना है, ठीक है, और रिस्पिरेटरी सपोर्ट देना है उसे, ताकि वो रिस्पिरेटरी फेलियर की तरफ ना जाए, वो पेशेंट को हम डेथ से बचाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने बेंजडाइज़ेपिन देनी है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, डायज़ेपाम, ठीक है, जिसका ट्रेड नेम है वेलियम, ठीक है, वेलियम के नाम से ये ड्रग आता है। तो वो आपने देने ताकि स्पेज़म जो है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। इसके अलावा आपने, आपके पास पेशेंट आया, आपको लग रहा है कि उसका वुंड है, तो वुंड की सफाई करनी है, वुंड को डिब्राइड करना है, काटना है, खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने एयरवे की हमने ऑलरेडी बात की, ठीक है, सेडेशन देना है, ठीक है, या मसल रिलैक्सेंट देना है ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। उसके बाद आपने एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है, ठीक है, और जो आपकी थेरेपी है या जो आपने ड्रग्स वगैरह देने, एयरवे को कैसे मेंटेन करेंगे, एयरवे को मेंटेन करने का तरीका ये है, ठीक है, आपके पास पेशेंट आया, आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पेज़म होगा, ठीक है, और नेक मसल्स में या रिस्पिरेटरी मसल्स के अंदर स्पेज़म होगा, आपने क्या करना है, आपने इंट्यूबेशन करनी है, ठीक है, आपने इंट्यूबेशन करनी है। थ्रू इंट्यूबेशन हम क्या करते हैं, थ्रू इंट्यूबेशन जो है वो हम एयरवे मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इन्वायरमेंटल स्पोर्स जो है वो खत्म करनी है, आपने अपनी इन्वायरमेंटल स्पोर्स खत्म करनी है, ठीक है। आपने देखना है कि मेरा जो यूनिट है या मैं जिस वार्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें स्पोर्स तो नहीं है, ठीक है, तो स्पेशली थिएटर्स के अंदर, ठीक है, उसको आपने सैनिटाइज
करना है। इसके अलावा आपने एयर फ्लो इक्विपमेंट, जो स्पेशल एयर फ्लो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, या फिल्टर वेंटिलेटर वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीजें लगानी है, ठीक है, ताकि एयरबोर्न पार्टिकल्स जो है वो रिड्यूस हो सके। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं आपके, जो आपने यूज करने प्रोसीजर के दौरान, वो आपने सारे सैनिटाइज करने हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव करने हैं, स्पेशली ऑटोक्लेव करने हैं, ठीक है। और जो आप, अगर आपने सबसे पहले हम ये करते हैं कि जब अगर रोड एक्सीडेंट आता है, छोटा सा माइनर सा क्रैश है, ठीक है, तो उसको हम ओपन छोड़ते हैं, उसको हम कवर नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर वुंड जो है वो ज्यादा है, कवर करना जो है वो मस्ट है, तो आपने स्टराइल ड्रेसिंग के साथ जो है वो स्टराइल ड्रेसिंग के साथ जो है वो आपने कवर कर देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह यूज करने हैं, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, ठीक है। आगे आपने अब प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है, तो टेटनस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन से, ठीक है। टेटनस टॉक्साइड देते हैं। टेटनस टॉक्साइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन है, ठीक है, उस वो ऑलरेडी ट्रीटेड है, ठीक है, वो उसकी वायरुलेंस जो है वो खत्म कर दिया गया है, या उसका वायरुलेंस जो है वो माइनर होता है, ठीक है। बचपन में हम जो है वो टेटनस टॉक्साइड देते हैं, और फिर हर 10 साल बाद जो है हम एक बूस्टर लगवा लेते हैं, ठीक है। टेटनस टॉक्साइड जो है वो यूजुअली बच्चों को बचपन में देते हैं डिप्थीरिया टॉक्साइड या पर्टूसिस वैक्सीन के साथ, ठीक है। पर्टूसिस इंटुबेशन, इंटुबेशन का मतलब है ट्यूब डालना, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना, एंडोट्रेकियल, ठीक है, या ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। एयरवेज, इंटुबेशन मीन इंजर्शन ऑफ ट्यूब, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ट्रॉमा हुआ तो आपने क्या करना है, वो उनको क्लीन करके डिब्राइड करके आपने टेटनस टॉक्साइड बूस्टर जो है वो लगा लेना है, ठीक है। ठीक है। आपने टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं, ठीक है। अगर वुंड जो है वो ज्यादा कंटामिनेटेड है तो आपने टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं, और आपने टेटनस टॉक्साइड भी देने हैं, ठीक है, दोनों देने हैं। साथ में आपने पेनिसिलिन देना है, ठीक है, ताकि वुंड जो है वो जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। और अगर लोकली किसी और चीज से इन्फेक्शन है तो उससे भी बच जाए। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स और टेटनस टॉक्साइड दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और टेटनस टॉक्साइड जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो हाफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने दोनों देने हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं, टेटनस टॉक्साइड्स भी देने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना, वो आपने हाफ जो है वो वुंड के अंदर देना है, और हाफ जो है वो आईएम देना है, ठीक है। अगर राइट साइड पे आपने आईएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए तो आपने लेफ्ट साइड पे फिर टेटनस टॉक्साइड्स देनी है, ठीक है। दोनों डिफरेंट देनी है, डिफरेंट साइड पे। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स और टेटनस टॉक्साइड्स में क्या फर्क है? टेटनस टॉक्साइड जो है वो क्या है, वो वैक्सीन है। टेटनस टॉक्साइड जो है वो क्या है, वो वैक्सीन है। लेकिन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, जिनको हम टेटनस एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, वो हम कहां से लेते हैं? वो हम लेते सीरम से, इंसान के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो वो एंटीबॉडीज है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो पैसिव इम्यूनिटी है। समझ आ रही है या दोबारा रिपीट कर? तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। टेटनस को ट्रीट करने के लिए हम दो तरह की वैक्सीन यूज करते हैं। एक जो है वो हमारे पास एंटीजेनिक वैक्सीन है, और एक है एंटीबॉडी वैक्सीन है, ठीक है। जो एंटीजेनिक वैक्सीन है वो कौन सी है? वो टेटनस टॉक्सॉइड्स है, ठीक है। टेटनस टॉक्सॉइड्स जो टेटनस के टॉक्सिन्स है ना, उससे बने हैं, ठीक है। लेकिन जो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिनको हम टेटनस एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, वो क्या है? वो रेडीमेड एंटीबॉडीज है। रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो कि पहले जो है 1960 से पहले, 1960 से पहले वो घोड़ों के अंदर, हॉर्सेस के अंदर तैयार करके वहां से लेके फिर इंसान में इंजेक्ट कर लेती थी। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे कभी कभार इंसान को सीरम सिकनेस होता था। सीरम सिकनेस बहुत ज्यादा उससे हो रही थी, ठीक है। उसका एक जो
साइड इफेक्ट था, मेन साइड इफेक्ट उसका ये आ रहा था कि सीरम सिकनेस हो रहा था। उसके बाद 1960 के बाद इन्होंने क्या किया, 1960 के बाद जो है इन्होंने ह्यूमन से लेना शुरू कर दिया, इंसान से लेना शुरू कर दिया। ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रीटेड बंदा होता था वहां से जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते थे, या जो इन्फेक्टेड बंदा था वहां से एंटीबॉडीज ले लेते थे उसी टाइम, ठीक है। और उन एंटीबॉडीज को फिर क्या करते हैं, उन एंटीबॉडीज को फिर स्पेशली तैयार किया जाता था। ये नहीं है कि इंसान से एंटीबॉडीज दे और उसे टाइम किसी और में इंजेक्ट किए, ऐसा नहीं था, ठीक है। वहां से इम्यूनोग्लोबुलिन लेके फिर उसको स्पेशली तैयार किया जाता था, ठीक है, और फिर उसके बाद इंजेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो दोनों जब हम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन और टेटनस टॉक्साइड डिफरेंट साइड्स पे, डिफरेंट साइड्स का मतलब ये एक साइड पे एक जो है वो इंजेक्शन लगाया, दूसरे साइड पे दूसरा इंजेक्शन लगाया, ठीक है। तो एक जो है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है और एक जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। जो टेटनस टॉक्साइड्स है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और जो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन से उसने क्या करना है, उसने पैसिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करनी है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? या तो कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? टेटनस टॉक्साइड और टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन की समझ आ गई? टेटनस टॉक्साइड्स और टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन की समझ आ गई? ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है। अब इन्फेक्टेड पेशेंट, अब इन्फेक्टेड पेशेंट आपके पास, ठीक है, उसमें प्रोग्नोसिस क्या है, ठीक है। प्रोग्नोसिस का मतलब है डिजीज किस तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है, या जो हम कहते हैं कि वो कितनी जल्दी या ठीक हो सकता है, या उसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस जो वो डिपेंड करता है पेशेंट की इंक्यूबेशन पीरियड पे, ठीक है। इसके अलावा वो डिपेंड करता है टाइम फ्रॉम स्पोर्स इनोकुलेशन टू फर्स्ट सिम्टम। स्पोर्स कब आया, स्पोर जो है वो एंटर कब हुआ था, ठीक है, और फर्स्ट सिम्टम जो है वो कब अपीयर हुआ, ठीक है। और उसके अलावा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट सिम्टम जो है वो कब अपीयर हुआ था और स्पेजम्स कब आए थे। तीन चीजें बताइए आप। पेशेंट का इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, स्पोर्स जो है वो कब अंदर आया था, ठीक है, और फर्स्ट सिम्टम कब आया, उसके दरमियान जो फासला है। फिर फर्स्ट सिम्टम से लेके टेटनिक स्पेज्म तक कितना टाइम था, ठीक है। निम्रा का क्वेश्चन है, इट इज कंपल्सरी, इज इट कंपल्सरी बोथ इंजेक्शन आर गिवन एट सेम टाइम? अगर आपके पास पेशेंट आया ना, तो अच्छी बात यह कि आप दोनों एक ही टाइम पे दे दो। कंपल्सरी नहीं है कि उसी टाइम पे, उसी टाइम ही देना है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर देनी, या 5 मिनट के अंदर अंदर देनी, या एक ही दिन के अंदर अंदर देनी है। लेकिन जब भी हमारे पास, जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है ना, तो विद इन 24 आवर जो है वो हमें चाहिए, 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो हमें इंजेक्शन लगवानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर स्पोर जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो चांसेस होते हैं कि आपको आप इन्फेक्टेड हो जाओ, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके हम इंजेक्शन जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। In general, shorter interval indicate more severe tetanus and poor prognosis. कभी कभार जो है वो जितना इंटरवल शॉर्ट होगा ना, जितना इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा, जितना इनोकुलेशन जो ये फर्स्ट सिम्टम तक पीरियड है वो कम होगा, या जितना जो है वो फर्स्ट सिम्टम से लेकर टेटनिक स्पेज्म तक जो पीरियड है वो कम होगा, जितना शॉर्ट इंटरवल होगा ना, उतना टेटनस जो है वो सिवियर होगा, ठीक है, और प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होगा। पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता, या वो जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाएगा, ठीक है। यूजुअली जो वो पेशेंट टेटनस को सरवाइव कर सकता है और प्री डिजीज स्टेट पे पेशेंट आ सकता है, लेकिन रिकवरी जो है वो स्लो होती है उसके अंदर, और कम से कम 2 से 4 महीने जो है वो रिकवरी में लग सकते हैं, ठीक है।
अब अगर देखा जाए तो क्लिनिकल टेटनस जो है, जो इन्फेक्टेड टेटनस है, उससे जो है वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि जब भी पेशेंट जो है वो सरवाइव करता है टेटनस का पेशेंट जब ठीक हो जाता है, उसके बाद भी हम उसे टेटनस टॉक्साइड्स और इम्यूनाइजेशन जो है वो देते हैं, ताकि जो है वो रियकरेंस ना हो, दोबारा से जो है वो उसके ऊपर अटैक ना हो। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? आवाज का इशू आ रहा है, किस चीज की समझ नहीं आई? किस चीज की समझ नहीं आई वो बताएं आप। कहाँ से समझ नहीं आई, कहाँ से आवाज का इशू आ रहा है? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। लास्ट स्लाइड, प्रोग्नोसिस दोबारा बता दें। ठीक है, प्रोग्नोसिस दोबारा बताता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? प्रोग्नोसिस मैं दोबारा बता देता हूँ, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। ठीक है, टेक्निक पेशेंट है आपके पास। ठीक है, ये स्लाइड में दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। ठीक है, सुन ले आप लोग। आपके पास पेशेंट है टेटनस का, उसका आपने प्रोग्नोसिस देखना है। ठीक है, डिजीज डेवलपमेंट देखना है, उसका तशखीस देखना है, उसके बाद देखना है कि पेशेंट किन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखने पेशेंट के। तो प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड पे, कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना था। उसके अलावा वो डिपेंड करता है कि स्पोर जो है वो कब एंटर हुआ था और पहला सिम्टम जो है वो कब आया था। एक ही बात है, वही इंक्यूबेशन वाली बात है। इंक्यूबेशन का मतलब है कि स्पोर जो है वो कब आया था। ठीक है, और फर्स्ट सिम्टम जो है वो कब अपीयर हुआ था। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट सिम्टम, जो टेटनस का फर्स्ट सिम्टम अपीयर हुआ था, उससे लेके टेटनिक स्पेज्म तक टाइम कितना था। पहले सिम्टम से लेके फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शंस कब शुरू हुए थे, स्पेज्म कब हुआ था पेशेंट को, उसके दरमियान का गैप कितना है। तो जितना शॉर्ट इंटरवल होगा ना, जितना कम टाइम लगा होगा इस डिजीज को डेवलपमेंट में, उतना जो है वो प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होगा, और उतना टेटनस जो है वो ज्यादा सिवियर होगा। और अगर इंटरवल जो है वो लॉन्गर इंटरवल है, ठीक है, टाइम जो है वो ज्यादा है, तो टेटनस जो है वो ज्यादा सिवियर नहीं होगा और प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? ठीक है, नॉर्मली यूजुअली जो है वो पेशेंट सरवाइव कर सकता है, टेटनस से जो है वो ठीक हो सकता है पेशेंट। और जो प्री डिजीज स्टेट है ना, बीमारी से पहले का जो उसका स्टेट था, बीमारी से पहले का जो उसका हेल्थ था, दोबारा से रिकवर हो सकता है, दोबारा से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिकवरी जो है वो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। रिकवरी जो है वो बहुत स्लो होती है, स्लो रिकवरी होगी, और एटलीस्ट यूजुअली जो है वो 2 से 4 महीने लगते हैं। 2 से 4 महीने बाद जो है वो इंसान जो है वो ठीक हो सकता है, अनटिल अनलेस अगर रिस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, रिस्पिरेटरी स्पेज्म नहीं है। ठीक है, पेशेंट एक्सपेक्सिया में नहीं गया, पेशेंट को जो है अगर टाइम पे केयर दिया गया तो पेशेंट ठीक हो सकता है। अगर टाइम पे केयर नहीं दिया गया
ठीक है, तो पेशेंट जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है, ठीक है। अगर और मोस्टली पेशेंट जो एक्सपायर होते हैं वो किन केसेस में होते हैं, जब रिस्पिरेटरी मसल्स या रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, रिस्पिरेटरी मसल जो है वो स्पेस्टिक हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें स्पेज्म हो जाता है, ठीक है। तो स्पेज्म की वजह से इंसान सही तरह सांस नहीं लेता, ले नहीं सकता, ठीक है। जब इंसान सही तरह सांस नहीं ले सकता तो एस्फेक्सिया में चला जाता है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट जो है वो सफोकेट फील करेगा, ठीक है। और सही तरह सांस नहीं आएगा, जब सही तरह सांस नहीं आएगा टिश्यूज को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहां पे निक्रोसिस और सेल डेथ हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑन टाइम जो है वो पेशेंट को केयर मिल गया, ठीक है, ऑन टाइम जो है वो पेशेंट ट्रीट हो गया, तो रिकवरी जो है वो हो सकती है। स्लो रिकवरी होगी, लेकिन 2 से 4 महीने के अंदर लेकिन रिकवरी हो जाएगी। क्लिनिकली जो क्लिनिकल टेटनस है, अगर टेटनस किसी बंदे को टेटनस हो गया तो टेटनस के बाद जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, ठीक है। आपको बाद में जो है वो जो पेशेंट उस डिजीज को सरवाइव करता है, जो पेशेंट इस डिजीज से जो है वो बच जाता है, तो उनको फिर हम एक्टिवली इम्यूनाइज करते हैं टेटनस टॉक्साइड से, ताकि दोबारा जो है वो रीअकरेंस ना हो, ठीक है। ठीक है, मिट्स का सिलेबस बता दूं। मिट्स का सिलेबस तो मैं चाहता हूं कि जितना पढ़ा है उतना ये सारा दे दूं मिट्स में। जितना पढ़ा है सारा सिलेबस है। मुश्किल तो नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। क्यों? 10 पीपीडी है टोटल। कितना कम कर दूं? 10 पीपीडी है टोटल। 10 पीपीडी है, ज्यादा तो नहीं है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का बताता हूँ। 5 पीपीटीज कर दे, वाह वेरी गुड। या फिर बार्गेनिंग हो रही है? कोई कह रहा 5 पीपीटीज कर दे, कोई कह रहा 6 पीपीटीज कर दे, कोई कह रहा नहीं 7 कर दे मैक्सिमम। हाइपर सेंसिटिविटी वाला इजी भी तो है। हाइपर सेंसिटिविटी मैं मानता हूं कि वो चैप्टर लेंथी है, लेकिन इजी है वो। चैप्टर्स का नाम बता दो, चैप्टर्स का नाम यही है, वो सारी है। तो सिर्फ 2 टेस्ट हुए भी नहीं है। अगर बुक से तैयारी की तो अच्छी बात है, जो पढ़ा है, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। अगर बुक से तैयारी की तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है। अगर पीपीटी से करनी है तो भी नो इशू, लेकिन अगर किसी ने बुक से करनी है तो अच्छी बात है, ठीक है। बुक अगर आपके पास बुक नहीं है तो साइट पे जाओ, साइट पे बुक पढ़िए।
मार्क्स नहीं, 100 नंबर का नहीं होगा, 100 मार्क्स का नहीं होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा और 50 का वाइवा होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है। पेपर पैटर्न पैटर्न बता दूं, पेपर पैटर्न डिस्कस करके फिर बताऊंगा, ठीक है। कि अब मैं मिड टर्म्स कंडक्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं 2-3 दिन मैं घर गया था, तो मैं अभी आया हूँ, तो मैं डिस्कस करके आप लोगों से शेयर कर लूंगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा तो टफ नहीं है। नॉर्मल फ्लोरा में आप लोगों को मैंने कहा भी है कि नॉर्मल फ्लोरा में आप लोगों ने मेन 2-2 3-3 याद रखनी है, ठीक है। सब कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वाइवा वाइवा वो डिस्कस होगा, शायद वो ऑनलाइन होगा वाइवा, शायद जूम पे हो, सारे ऑनलाइन होंगे और उसी हिसाब से जूम के ऊपर जो है वो वाइवा होगा, एक एक से जो है वो क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लो आप लोग। चलो टेटनस निकाल दूंगा, चलो टेटनस निकाल दूंगा। ठीक है, टेटनस निकाल दूंगा, चलो कम हो गया सिलेबस, ठीक है। पूरी एक पीपीटी निकाल दी मैंने। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में एक बच्ची ने पूछा था। तो प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स जो है ये डाइटरी फाइबर्स है, ठीक है। ये डाइटरी फाइबर्स है, लेकिन किन के लिए? आपके गट के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है ना, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज है, उनको फीड करने के लिए ये डाइटरी फाइबर्स है, ठीक है। ये उन बैक्टीरिया को फीड करता है और वो बैक्टीरिया जो है वो आगे फिर आपके कोलोन सेल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है, और आपको एक हेल्थियर डाइजेस्टिव सिस्टम देता है, ठीक है। समझ आ गई प्रीबायोटिक्स की? प्रीबायोटिक्स की समझ आ गई? प्रीबायोटिक्स जो है वो क्या है? प्रीबायोटिक्स जो है वो डाइटरी फाइबर्स है, ठीक है, जो कि आपके गट के अंदर जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, या फ्रेंडली नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है, उनने जो है वो फीड करवाता है और वो आगे से जो है वो आपकी कोलोन को जो है वो हेल्थियर बना देता है, ठीक है। ये प्रीबायोटिक्स है। अब प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या है? प्रोबायोटिक्स जो है ये लाइव बैक्टीरिया या लाइव यीस्ट है, जो कि आपके लिए बेटर है, आपके लिए गुड है, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। प्रोबायोटिक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स को हम गुड या हेल्पफुल बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी लाइव ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिनको हम लेते हैं और उससे जो है वो हमारा गट का फ्लोरा जो है वो इम्प्रूव या रिस्टोर होता है, ठीक है। नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं निकालूंगा, हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, हाइपर
वाइवा हमेशा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। वाइवा में कोई रट्टी रटाई चीजें नहीं होती, ठीक है। तो वाइवा जो है वो हमेशा कंसेप्चुअल होता है। वाइवा हमेशा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। चले, नहीं नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं, ठीक है। सिर्फ ये एक टेटनस नहीं आएगा, बाकी जो है वो का डिस्कस करके फिर आप लोगों से मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। पेपर का भी शेयर कर लूंगा कि किस तरह करना, वाइवा भी नहीं है, वाइवा के साथ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वाइवा इतना मुश्किल वाइवा नहीं होगा, ठीक है। वाइवा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस पूछने, आप लोगों ने आंसर करना है बस। तो वाइवा में क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। माइनो के आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, ठीक है, लेकिन इसी तरह आप लोगों का प्रैक्टिस होगा और आगे जो है वो आप लोग को वाइवा दोगे इसी तरह, ठीक है। वाइवा की तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, चीजों को समझना है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं, आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है। बाकी जो आप लोगों के सारे लेक्चर्स है ना, लेक्चर सारे जो है वो आपके एसएमसी माइक्रो का जो आप लोगों का मैंने गूगल साइट बनाया था उसके ऊपर भी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। इसके अलावा जो शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, SELMS, ठीक है, उसके ऊपर भी सारे लेक्चर जो है वो पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो, मुझे पता है आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्लास है ये, तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आप लोग अच्छा अच्छा पढ़ोगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आप लोगों ने एग्जाम्स देने, ठीक है। चले, लेक्चर के लिए, हाँ, लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। बहुत इंटेलिजेंट आप लोग, ठीक है। तो वो हम इस तरह कर लेंगे फिर, ठीक है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कम कर दिया बस, ठीक है, कम कर दिया मैंने, 9 PPTs है अब, ठीक है। टेटनस जो है वो एक्सक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है। टेटनस एक्सक्लूड कर लिया, बाकी जो है वो सारे इंक्लूड है, ठीक है। चले, कोई क्वेश्चन आज की लेक्चर में? नहीं है कोई क्वेश्चन? चले ठीक है, यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो एंड कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा अच्छा पढ़ो, ठीक है। जिसको अगर किसी भी चीज में कोई इशू हो, किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कभी भी किसी भी टाइम आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं नहीं, बस काफी है, 9 PPTs बिल्कुल काफी है ये, ठीक है। ये एक ही मैंने कम कर दिया, फिर उसके बाद आप लोगों के एनुअल में फिर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हाफ हाफ पढ़ोगे तो आप लोग हाफ जो है वो फिर एनुअल में पढ़ोगे, ठीक है। फिर एनुअल में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। स्किन एंटेरिक और एंटेरोकोकस का मतलब ये है कि स्किन की जो नॉर्मल फ्लोरा है वो, प्लस एंटेरिक की जो नॉर्मल फ्लोरा है वो, और प्लस एंटेरोकोकस, ठीक है। स्किन की नॉर्मल फ्लोरा प्लस एंटेरिक जो जीआई ट्रैक्ट है उसके नॉर्मल फ्लोरा, और प्लस एक एंटेरोकोकस, ठीक है। अब समझ आ गई?
हिराजा पर समझ आ गई। स्किन प्लस एंटेरिक प्लस एंटेरोकोकस का मतलब क्या है? स्किन के नॉर्मल फ्लोरा, एंटेरिक ट्रैक्ट या जो जीआई ट्रैक्ट है हमारा उसके नॉर्मल फ्लोरा, और एंटेरोकोकस, ये सारे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।